Hello, everyone. Welcome to the session on strategy discussion, where I'm going to tell you some important points about how you can improve your CLAT scores. Mock CLAT scores जो है किस तरीके से improve किए जा सकते हैं. Unlike previous few weeks, where I only discussed editorials and किस तरीके से हम लोग लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन को आगे लेके जा सकते हैं. आज का जो ये पर्टिकुलर सेशन है, इट्स गोइंग टू बी अबाउट एवरीथिंग. सो हमें ऐसा लगा कि नाउ इज द opportune टाइम जहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिस्टम में आ चुके हैं. दे हैव अंडरस्टूड the details of the system and they are ready to take their journey further. So यहां पर हम लोग क्लैट के कुछ सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, जनरल स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे. अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आज आपका जो स्कोर है उस स्कोर को कैसे इंप्रूव किया जा सके. इंप्रूवमेंट कैन बी बाय अ मियर 10% और अ विजिबल इंप्रूवमेंट विच इज अबाउट 20-25%, कि आज आप जितना स्कोर कर रहे हैं अराउंड 25% आपका स्कोर जो है वो बढ़ गया. सो एक चीज, ये जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं, दे इनका जो एफिकेसी है, इफेक्टिविटी है, दे इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज हर एक पर्सन जो है सेम लेवल ऑफ यू नो सेम अकेडमिकली सेम नहीं है. हर एक पर्सन अकेडमिकली डिफरेंट है. किसी का डेवलपमेंट या प्रोग्रेस जो है वो थोड़ा सा कम है, किसी का ज्यादा है. सो एफिशिएंसी ऑफ दीज गाइडलाइंस और प्रॉब्ली दीज स्ट्रेटजीज विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट एक चीज आप याद रखिएगा कि जीतता वही है जो हर्ड मेंटालिटी से, हाइड मेंटालिटी से हट के सोचता है. तो याद रखिएगा, समथिंग दैट इज ट्रू फॉर अदर पीपल माइट नॉट बी ट्रू फॉर यू, बिकॉज हो सकता है आप दोनों का लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग हो. ठीक है. सो आज का जो ये पर्टिकुलर सेशन है, वहां पे हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे, जनरल स्ट्रेटजी एंड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी. सो ये दो चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. विल बिगिन विद जनरल स्ट्रेटजी फर्स्ट. एंड ये जो पर्टिकुलर डाउट्स है, आई एम श्योर ये आप सब लोगों के भी डाउट्स है. तो देखिए, जब जनरल मॉक टेकिंग स्ट्रेटजी की जब बात आती है तो देर आर थ्री प्राइमरी कंसर्न्स जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं. सो उसमें से नंबर वन और द कंसर्न ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इज ऑर्डर ऑफ सेक्शंस. अब यहां पे होता क्या है कि जनरली स्टूडेंट्स जो हैं दे गो विथ वॉट एवर दे लाइक. बट क्या कभी आपने ये देखा कि आपके पास तीन सेक्शंस जो हैं वो थोड़े से रीडिंग इंटेंसिव हैं. तीन सेक्शंस जो हैं वो रीडिंग इंटेंसिव है वर्सेस टू सेक्शंस जो रिलेटिवली यू नो कम टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी कम कंज्यूम करते हैं. सो आप इन पांचों सेक्शंस को किस तरीके से ऑर्डर में रखना चाहेंगे? तो देखिए, आप जब मॉक लिखने के लिए बैठते हैं तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि इनिशियली 5 to 10 मिनट्स आपको उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ढलने में टाइम लगता है? You take 5 to 10 minutes or probably 15 minutes to adjust yourself according to the environment. क्योंकि हो सकता है कि जब आप मॉक लिखने के लिए बैठ रहे हो तो there is lot of noise, people come in, sit और they ask for OMRs. तो हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है. तो इस टाइम पे आप क्या करना चाहेंगे? आप कोई ऐसे इजी सेक्शन के साथ जाना चाहेंगे जहां पे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन भी है तो भी चलेगा, बट वो इजी सेक्शन जो है, ये जो दो सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? जीके एंड मैथ. सो ये दो सेक्शंस वो नहीं हो सकते. मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा. सो वो इन तीनों सेक्शंस में से कोई एक हो सकता है. अब अगेन, वो तीनों सेक्शंस में से जो इजी सेक्शन आपके लिए है, हो सकता है वो इंग्लिश हो सकता है वो लॉजिकल रीजनिंग हो, या हो सकता है वो लीगल रीजनिंग हो. यूजुअली वी सजेस्ट कि आप लीगल रीजनिंग के साथ बिगिन करें, बिकॉज कोई भी आके मेरे को ये नहीं कहता कि सर मेरा लीगल रीजनिंग बेकार है, और आई एम नॉट एबल टू आई एम वेरी गुड एट लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश बट वेरी पुअर एट लीगल रीजनिंग. अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो प्रॉब्ली दिस पर्टिकुलर कोर्स इज नॉट मेंट फॉर यू. तो इसके लिए मेरे को कोई नहीं बोलता, एंड हेंस वी जनरली टेल स्टूडेंट्स टू गो विथ लीगल रीजनिंग. तो अगर आप लीगल के साथ बिगिन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे उस डिस्ट्रैक्शन के साथ भी आप कोप अप कर पाएंगे. Now, second section has to be intensive one as well. अब देखिए, यहां पर मैं आपके लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करता हूं जो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद मुझे पता चली. सो कुछ लोग क्या करते हैं, दे गो विथ लीगल सेक्शन फर्स्ट, लीगल के बाद इमीडिएटली वो जंप कर जाते हैं विद जीके, एंड दे टेल मी
कि सर हम लोग लीगल सेक्शन करने के बाद, और प्रॉब्ली अगर उन्होंने इंग्लिश सेक्शन किया या लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन फर्स्ट स्पॉट पे रखा, तो उसके बाद दे कंप्लेन दैट दे गेट एग्जॉस्टेड। बट आप ये सोचिए कि अगर आप जीके को यहाँ पे रख रहे हैं एंड उस पर्टिकुलर एग्जॉशन से रिकवर करने के लिए आपने जीके सॉल्व कर लिया, तो भी तो बाद में आपके लिए दो हैवी सब्जेक्ट्स, क्योंकि अब इंग्लिश यहाँ पे आएगा या प्रॉब्ली लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर आप बोलोगे कि हाँ सर फिर मेरे पास मैथ्स है ना, तो मैं मैथ्स यहाँ पे रख लूंगा या रख लूंगी, एंड फाइनली मैं सीआर यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग जो है वो लास्ट स्पॉट पे रखूंगी। बट आप ये देखिए कि आज जैसे मैंने ये सेशन जो है अभी बिगिन किया, बाय द टाइम मैं ये सेशन एंड करूंगा तो आपको लगता है मेरा एनर्जी लेवल वैसे ही रहने वाला है जैसा सेशन के बिगनिंग में था। सिमिलरली आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए कि 2 घंटे जब आपके बिगिन हुए थे तब जैसा आपका एनर्जी लेवल था, क्या आपको लगता है कि 1.5 आवर्स के बाद भी आपका एनर्जी लेवल वैसे ही रहने वाला है? द आंसर शुड बी नो। तो वहां पर लॉजिकल रीजनिंग या फिर अगर आप इंग्लिश भी यहां पे रख देते हैं तो हाउ इज इट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू? ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहने वाला। सम स्टूडेंट्स आल्सो टेल मी कि सर एक काम करते हैं, लीगल जो है वो यहां पे रख लेते हैं, जीके यहां पे रख लेते हैं, एंड देन वी गो फॉर इंग्लिश एंड एलआर, एंड फाइनली हम लोग मैथ्स रख लेते हैं। बट देखिए अगेन बात तो यहां पे वही आ रही है ना कि आपने दो हैवी सब्जेक्ट्स जो हैं इंग्लिश एंड एलआर वो एक साथ रख दिए। तो मैं भी तो आपको यही बोल रहा हूं, बस मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो दो हैवी सब्जेक्ट्स हैं बीच में रखने के अच्छे बजाय हम लोग इसको बिगनिंग में रख सकते हैं। सो इट कैन बी लीगल, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, इट कैन बी लीगल along with इंग्लिश या फिर एलआर। इसके बाद आप थर्ड स्पॉट पे जीके या मैथ्स, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है आप उसको वहां पे रख सकते हैं। सो ये दो हैवी सब्जेक्ट्स यहां पे रखने के बजाय आप अगर यहां पे रखेंगे, क्योंकि हैविंग स्पेंड 15 मिनट्स इनटू द एग्जाम, आपका जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाता है जैसा आपसे एक्सपेक्टेड होता है। तो आप लीगल सॉल्व करेंगे एंड नाउ आप सोचिए कि अभी भी आपका एनर्जी लेवल जो है वो डाउन नहीं हुआ, सो यू वुड वांट टू गो विथ वन ऑफ दीज टू, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, जो भी आपका फोटे है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग एक लाइट सब्जेक्ट रखेंगे, इंग्लिश एलआर में से जो बचा हुआ सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आएगा, एंड फाइनली जीके और मैथ्स में से जो बचा हुआ सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आएगा। सो आइडियली जैसा एक ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क करती है, जैसा ह्यूमन सिस्टम वर्क करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर अपने सेक्शंस को डिजाइन करना है। जो आपके सामने आ रहा है एग्जैक्टली आंखें बंद करके उसको अटेम्प्ट नहीं करना। वी ऑल आर ह्यूमंस, वी कैन थिंक व्हाट फेवर्स अस। मैं आपको ये भी बोलूंगा, आपको लीगल यहां पे नहीं रखना। इफ यू फील मोर कंफर्टेबल विद लॉजिकल रीजनिंग एट द फर्स्ट स्पॉट और इंग्लिश एट द फर्स्ट स्पॉट, आप वो भी कर सकते हैं। बस मेरा जो आर्ग्यूमेंट है, दो हैवी सब्जेक्ट्स को फर्स्ट स्पॉट पे रखिए, देन यू गो विथ वन ऑफ द टू, जीके और मैथ्स, देन another heavy subject, and finally the remaining of GK and maths. So इस तरीके से आपका जो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो होना चाहिए। नेक्स्ट, क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेरे हाई होने चाहिए? देखिए इसका कोई स्टैंडर्ड जवाब नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया ना, जो हर्ड मेंटालिटी से अलग होके सोचता है वो ही आगे जाने का और आगे जाने के लिए डिजर्व करता है। So number of attempts क्या होने चाहिए? Now there can be two types of students, one who has just, or one who has started his journey recently, or one who has been preparing for this particular exam for a long time now. Long time का मतलब है 4-5 महीनों से वो प्रिपरेशन जो है वो कर रहा है। सो यू आइडेंटिफाई कि आप कौन से ग्रुप में हैं। क्या आपने अपना जर्नी पिछले 1 महीने में स्टार्ट किया है, और यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर 4 or 5+ months? तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे यहाँ पे। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगा व्हेन वी डिस्कस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, तो इसको एक बार के लिए हम लोग यहाँ पर रखते हैं। बट मैंने आपको बताया इट्स गोइंग टू वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। टाइम पर सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी जो मतलब जितने भी स्टूडेंट से मैंने डिस्कशन किया, दे टेल मी दैट हम लोग लीगल को, और देखिएगा आप भी अपने आप को कहीं ना कहीं पे यहीं पे पाएंगे, हम लोग लीगल को 45 to 50 मिनट्स जो है वो डिवोट करते हैं। इंग्लिश को, अगर इंग्लिश हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है तो 35 मिनट्स जाता है। लॉजिकल अगर हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है
तो 35 मिनट्स जाता है, नहीं तो वी एंड दिस सब्जेक्ट अंडर 20 और 25 मिनट्स, उससे ऊपर हम लोग टाइम डिवोट नहीं करते। जीके में हमारा जो टाइम है हार्डली 10 मिनट्स जाता है, एंड मैथ्स यूजुअली हम करके ही नहीं आते। ये एक्सक्यूज या इस तरीके का टाइम जो है, टाइम का ऑर्डर स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं, बट देन ये होना नहीं चाहिए। रीजन, आप अगर ये कर रहे हो तो क्या आपको लगता है कि ऑन द डे ऑफ एग्जाम आप ये कर सकते हो? क्या आपको लगता है कि ऑन द डे ऑफ एग्जाम आप मैथ्स को छोड़ सकते हो एंड अच्छे एनएलयू में जा सकते हो विदाउट मैथ्स? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो चीज आप एक्चुअल डे ऑफ एग्जाम पे नहीं कर सकते, वो आप आज क्यों कर रहे हो? इट्स ओनली आवर ब्रेन दैट गिव्स अस एक्सक्यूजेस कि अच्छा ठीक है, आज ऐसा कर लेते हैं, बात की बात बाद में देखी जाएगी। बट रिमेंबर, जो आप आज कर रहे हो, जिस चीज में आप आज कंसिस्टेंट हो गए हो, ये सेम चीज आपके साथ डे ऑफ एग्जाम पे भी होने वाली है, एंड यू आर गोइंग टू लीव मैथ्स। टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी। सो जो चीज आप आज करोगे वही चीज आप एग्जाम में भी करने वाले हो। सो अपनी हैबिट बदलिए, एंड आइडियल सिचुएशन कुछ इस तरीके से रहनी चाहिए। सो जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो, लीगल को you cannot afford to devote more than 35 minutes और maximum 37 minutes। इससे ऊपर आप डिवोट नहीं कर सकते। इंग्लिश की बात करें, डिपेंडिंग, क्या इंग्लिश आप ज्यादा इंग्लिश के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल है एज कंपेयर टू लॉजिकल रीजनिंग? अगर हाँ, तो द टाइम विल वेरी समवेयर बिटवीन 30 25 टू 30 मिनट्स। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ कंफर्टेबल हैं तो द टाइम विल वेरी फ्रॉम 25 टू 30 मिनट्स। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो 1-2 मिनट कम या 5 मिनट जो है कम हो सकते हैं, यहाँ पे 1-2 मिनट जो है वो बढ़ सकते हैं। इतना जो बैंडविड्थ है वो चलेगा। जीके के लिए आइडियल टाइम शुड बी अराउंड 10 to 15 मिनट्स कहीं पर भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको रेंज क्यों दिए, क्योंकि हो सकता है 1-2 मिनट यहाँ पे अगर आपके कम हो गए तो वो 1-2 मिनट आपने यहाँ पे कंज्यूम कर लिए, या फिर आपने लीगल में 1-2 मिनट ज्यादा कंज्यूम कर लिए, या फिर आपने यहाँ पे 1-2 मिनट ज्यादा कंज्यूम कर लिए। सो नोबडी कैन टेल यू द एग्जैक्ट टाइम दैट यू शुड डिवोट। सो हम हमेशा रेंज में बात करते हैं। एंड रिमेंबर, जब आप एक्चुअल मॉक लिखते हैं तो वहां पर आप वैसे ही परफॉर्म करें जैसे आप डे ऑफ एग्जाम में परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि डे ऑफ एग्जाम में यू डोंट गेट एडिशनल टाइम फॉर फिलिंग ओएमआरस। तो ओएमआर का टाइम भी उसी टाइम में इंक्लूडेड रहता है। तो क्या आप इस तरीके से वर्क कर रहे हैं? तो इस चीज पे बड़ा गौर गौर फरमाइएगा, बिकॉज यू एक्चुअली नीड टू वर्क द सेम वे एज यू गोइंग टू वर्क ऑन द डे ऑफ एग्जाम। और मैथ्स जो कि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो यहां पर भी आपका जो टाइम है आइडियली 12 to 15 मिनट्स रहेगा। 1-2 मिनट ऊपर नीचे चल सकता है, बट देन ब्रॉडली जो स्ट्रक्चर है वो ये ही रहने वाला है। तो आपको आज से ही वो सारी चीजें करनी है जो आप डे ऑफ एग्जाम में करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ये अजम्पशन बिल्कुल सही रहता है कि आप जो आज करेंगे वही डे ऑफ एग्जाम पे करेंगे। तो आप ये सोच लीजिएगा कि डे ऑफ एग्जाम पे आपको क्या करना है, वो आज करने की कोशिश करिए। ये था कुछ जनरल स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। अब देखिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में मैंने सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, और इन दोनों को मैंने साथ में रख दिया, क्योंकि मोर और लेस क्वेश्चंस के टाइप को छोड़ के लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश में ज्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे सर टाइप्स ऑफ पैसेजेस, बिल्कुल मैं अग्री करता हूं, टाइप्स ऑफ पैसेजेस जो है वो डिफरेंट रहते हैं। हावेवर ब्रॉडली स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है, क्योंकि मेन आइडिया के क्वेश्चंस आपके पास इंग्लिश में भी आते हैं, मेन आइडिया के क्वेश्चंस आपके पास लॉजिकल रीजनिंग में भी आते हैं। You get around 400 word passages on English. You get around 400 word passages on logical reasoning. Inference के क्वेश्चंस आपके पास इंग्लिश में भी आते हैं एंड लॉजिकल रीजनिंग में भी आते हैं। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को यहां पर साइड में एक साथ रख दिया था। अब देखिए होता क्या है, इनके जो कंसर्न्स है वो भी यूजुअली सेम होते हैं। तो आज आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं, अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो रीडिंग में प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीजन है वोकैबुलरी। थोड़ा सा आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, टाइम में वापस जाएंगे, मॉक में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिखाई देगी, वोकैबुलरी। सो वोकैबुलरी को एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करना है? देखिए, देयर आर टू थिंग्स जो वोकैबुलरी के लिए करनी है। एंड क्योंकि ये कंसर्न जो है लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए कॉमन है, इनफैक्ट यही कंसर्न जो है वो लीगल में भी आती है, बिकॉज इफ योर वोकैबुलरी इज नॉट गुड
somehow लीगल रीजनिंग में भी जो पैसेजेस हैं, you're not going to work well on them, वो नहीं हो सकता। सो वोकैबलरी के लिए क्या करना है? सो जब भी आप एडिटोरियल पिक करते हो, देखो एक तो सेपरेट कॉपी बना लो, वहां पर डिवोट 7 to 8 और 10 pages टू ए, डिवोट 10 pages टू बी, टू सी, डी थ्रू जेड। सो इस तरीके से आप एक वोकैबलरी की कॉपी मेंटेन करिए। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ इसको कॉपी को मेंटेन करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल आपने आज एडिटोरियल पढ़ा, अब वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है? एडिटोरियल को एक बार ब्रीफली स्कैन कर लें, identify all the words that you think are problematic and because of which comprehension might sacrifice। तो आपने उन सारे वर्ड्स को अपनी अपनी जगहों पे रख दिया। नाउ ऑन दैट पर्टिकुलर एडिटोरियल यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आप उसको आराम से रीड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग, आप उसको रीड करिए, देखिए आपका जो कॉम्प्रीहेंशन है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। ये कोरोबरेट करेगा इस क्लेम को कि अगर एडिटोरियल में या फिर कोई भी आर्टिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो इट्स मेनली बिकॉज ऑफ वोकैबुलरी। क्योंकि अगर वोकैबुलरी अच्छी होती तो आपको समझ में तो आ ही जाता, याद रखने की बात अलग, लेकिन समझ में तो आ जाता कि वहां पे क्या कहा जा रहा है, ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सो वोकैबुलरी, एंड दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में तो अगर 2024 की भी बात करें या 2023 की बात करें, there were passages which were literary in nature, literary passages आए थे, and आपने देखा literary passages में vocabulary का जो लेवल होता है वो usually editorials की vocabulary से ज्यादा अच्छा होता है। So एक कॉपी should work for 3 subjects, legal, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, तीनों के लिए वर्क करेगी वो। सो मैंने अलग अलग अल्फाबेटिकली कॉपी को मेंटेन करने के लिए क्यों बोला? फॉर एग्जाम्पल 10 days hence you take an editorial, आप उसको रीड करते हो, और यू टेक एन आर्टिकल, आप उसको रीड करते हो। अब आपके पास ए से कोई वर्ड आया, लेट्स सपोज एक वर्ड आया एस्टोनिश। अब आपको क्या याद रहेगा अगर आप 10 दिन से वोकैबुलरी विदाउट सेग्रीगेटिंग वर्ड्स, बस एक पेजेस पे बस वर्ड्स लिखते जा रहे हो, तो आपको याद नहीं रहेगा कि एस्टोनिश आपने पहले लिखा है या नहीं लिखा। अब की बार आपके सामने एस्टोनिश आया तो यू कैन इमीडिएटली जंप टू लेटर ए एंड वहां पे देख सकते हो कि एस्टोनिश लिखा। इस तरीके से आप बच जाओगे वर्ड्स को मल्टीपल टाइम्स नोट करने से, एंड हेंस डे वन से सही स्ट्रेटजी के साथ आप आगे चलिए, ये काफी हेल्पफुल रहने वाली है। रीडिंग इज एन इशू, देखिए रीडिंग इज एन इशू, मैं केवल उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी रीडिंग एक इशू है। सो ये बात मान के चलिएगा जो हिंदी मीडियम से है या फिर जो इंग्लिश मीडियम से है, सम स्टूडेंट्स आर नो बेटर देन दोज कमिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, लेवल जो है उनका सेम रहता है। सो यहाँ पे हमें करना क्या है? देखिए अब छोट it will take some time. Right now is the best time to begin with this particular thing. So it is the best time. तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे चंक्स उठाइए पैसेजेस में से। Let's say 5 to 10 lines का एक चंक हो सकता है, आपने उसको रीड किया, उसको तो आप याद रख सकते हो। You cannot, maybe you face problem while reading a 400 word passage. तो आप छोटा चंक उठा लिया, उसको तो याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वोकैबुलरी आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। सो आपने उसको रीड किया, राइट दैट इन योर ओन वर्ड्स, गो अहेड टेक अनदर चंक, वापस आपने उसको समझा, राइट दैट इन योर ओन वर्ड्स, फिर आपने रीड किया, राइट दैट इन योर ओन वर्ड्स, ऐसे करके 6 7 8 पॉइंट्स बनेंगे। गोइंग अहेड, ऐसा तो नहीं है कि सर हम एग्जाम में तो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो आप अजम्पशन लेके बैठे हो कि एग्जाम तक भी आपकी कंडीशन ऐसी ही रहने वाली है, जबकि मैं अजम्पशन लेके बैठा हूं कि आप आज ऐसा करोगे, हो सकता है कल भी ऐसा करना पड़े, हो सकता है परसों भी करना पड़े, हो सकता है हफ्ते भर ऐसा करना पड़े, लेकिन 8th डे पे आपको फील होगा कि यार आपको 6 7 लाइंस पे रुकने की जरूरत नहीं है, आपको आगे you have developed the capability to read further। So हो सकता है कि 5 या 6 लाइंस पे रुकने के बजाय आपको 8 या 10 लाइंस पे रुकने की जरूरत पड़े। This actually shows कि आपने over the period of 7 days डेवलप किया है, ठीक है। सो वोकैबुलरी आप प्रिपेयर कर ही रहे हो, आप देखोगे कि इवेंचुअली वर्ड्स जो हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि नए वर्ड्स आपको कब तक मिलेंगे? आज, कल, परसों, एक हफ्ते तक, लेकिन उसके बाद वर्ड्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको लगेगा यार ये वर्ड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो
दिस विल शो दैट यू आर मूविंग टुवर्ड्स एन आइडियल सिचुएशन। सो ये काफी हेल्पफुल है। आंसर्स आई मार्क आर जनरली इनकरेक्ट। देखिए ये दो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में होता होगा। पहला आपका ये होता होगा प्राइमरी आर्ग्यूमेंट पे कि ऑथर कहना क्या चाहता है, तो आप जो आंसर चूज कर रहे हो यूजुअली बड़ा क्लोज आंसर ऑप्शन होता है लेकिन गलत वाला। सो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट पे ऐसा होता होगा, या फिर आप इन्फरेंस के क्वेश्चंस जो हैं वो गलत मार्क कर देते होगे। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रीजन। तो there are three sources from which you can get the reasons. First, जब आप मॉक्स लिखते हैं तो मॉक के बाद आपको आंसर की जो है वो प्रोवाइड होती है। आंसर की में रीजन पढ़िए। This analysis should happen, within a day of taking mock. So once you have taken mock, relax for some time, but immediately start evaluating your answers. तो उसमें होगा क्या, जो आपने रीजन सोच के आंसर्स मार्क किए वो रीजंस आपके दिमाग में रहेंगे, एंड यू कैन corroborate those reasons with the आंसर की। सो आंसर की आप चेक कर सकते हैं। आंसर की के अलावा जो लाइव इवेल्युएशन होता है, जैसे लीगल एज में हम लोग यहाँ पे हर एक मॉक का इवेल्युएशन करते हैं, राइट। सो एवरी सेक्शन इज इवेल्युएटेड, एंड वहां पे जो रीजंस आपको बताए जाते हैं, हो सकता है कि आपने कुछ सोचा हो लेकिन वो सोच गलत हो। सो व्हेन यू लिसन टू एक्सप्लेनेशंस डायरेक्टली फ्रॉम फैकल्टी, सो आपको वो सोचने का तरीका पता चलता है। नोट डाउन ऑल द रीजंस की यहाँ पर ये जो है वो एक गलत टाइप ऑफ ऑप्शन होता है, ठीक है। सो जस्ट नोट डाउन ऑल द रीजंस एंड आपको पता चलेगा। यू फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम। अब ये वाली बात है कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस कंसेप्ट को अभी ही इम्बाइब कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। अगर आपका एक्यूरेसी हाई है तो हम देखो, एक्यूरेसी एंड अटेम्प्ट्स दे गो, दे डोंट गो हैंड इन हैंड, दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप। अगर आपका एक्यूरेसी हाई है तो आपके अटेम्प्ट्स कम होंगे, अगर आपका अटेम्प्ट्स हाई है तो एक्यूरेसी कम हो जाएगा। सो व्हाट शुड हैपन राइट नाउ, आपको क्या करना है, अपना एक्यूरेसी फिलहाल के लिए मेंटेन करिए, टेक इट टू 80-85% सो दैट बाद में जब आप अटेम्प्ट्स बढ़ाएंगे आपका एक्यूरेसी डेफिनेटली नीचे आने वाला है। एंड इन दोनों के बीच में आइडियल बैलेंस जो है वो स्ट्राइक होना चाहिए कि यार इतना एक्यूरेसी इतने अटेम्प्ट्स होने चाहिए। अगर एक्यूरेसी हाई है हम अटेम्प्ट्स बढ़ाने की सोच सकते हैं, अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हाई हैं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ सकती है। सो एंश्योर कि आप अभी एक्यूरेसी पे वर्क कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स थोड़े से कम हो रहे हैं, इट शुडंट बॉदर यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, एक जो बहुत सारे अटेम्प्ट्स करके स्कोर लेके आ रहे हैं और एक जो कम अटेम्प्ट्स करके स्कोर लेके आ रहे हैं। कौन बेटर? दोनों ही बेटर। तो आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 20 अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें से 10 गलत हो गए, यानी कि ऑन द डे ऑफ एग्जाम आप कभी भी श्योर नहीं हो पाएंगे कि जो आप मार्क करके आए हैं वो सही मार्क किया है या नहीं किया। सो कम से कम ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 20% का वेरिएशन चल रहा है कि ठीक है 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 8 तो सही होंगे, 2 क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो सकते हैं। सो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टाइम को, अगर वो इंग्लिश सेक्शन है एंड यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, सो 30 मिनट्स का टाइम, आप 3 पैसेजेस रीड कर पा रहे हैं, कोशिश करो कि 3 पैसेजेस में जो 18 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं वो 18 क्वेश्चंस में से कम 15-16 क्वेश्चन सही हों, क्योंकि आपने एक पैसेज छोड़ा, दैट मींस यू वेंट फॉर कंफर्ट। अगर कंफर्ट आ गया तो फिर सही भी होना चाहिए, राइट। सो एक्यूरेसी जो है वो आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी इनिशियली। इफ एक्यूरेसी इज नॉट वर्किंग इन योर फेवर, यू कैन ब्रिंग डाउन योर अटेम्प्ट्स, क्योंकि उससे एक फायदा और होगा, अटेम्प्ट्स कम करोगे तो नेगेटिव्स भी कम होंगे, तो अल्टीमेटली आपका स्कोर जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो थिंक दिस वे। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि थोड़ा सा हटके सोचो। यू ऑल आर ह्यूमंस, यू गाइस आर नॉट मशीन्स की हम कंपैरिजन कर ले कि वो कर रहा है तो आप भी कर पाओगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। आगे इसमें हम लोग अगर देखें तो इन प्राइम कंसर्न्स को मैंने यहां पे एड्रेस किया। एक चीज और, हमारा आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए। देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ किड्स जो 5 और प्लस मंथ से प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनका स्कोर लॉजिकल एंड इंग्लिश में अराउंड 16 to 17, एक रफ आइडिया अगर मैं देना चाहूँ, 5+ मंथ से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, तो आपका स्कोर 12 से 13
इतना तो रहना ही चाहिए। इतना क्यों रहना चाहिए? बिकॉज कुछ कंसेप्ट्स तो पिछले 1 डेढ़ महीने में आपने कवर किए ही होंगे ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर लॉजिकल रीजनिंग। तो एटलीस्ट उन कंसेप्ट्स को ही अगर आप देख लें, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट हो गया, या फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का कंसेप्ट हो गया, या फिर अजम्पशन का कंसेप्ट हो गया, तो कुछ कंसेप्ट्स तो आपने कवर किए ही होंगे। तो आपका स्कोर अगर इतना रह पा रहा है, इट्स गुड। अल्टीमेटली आपको बस ध्यान देना है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट को ब्रीच नहीं करेंगे। इस टाइम लिमिट में रहते हुए जितना आपका स्कोर बन रहा है वो एक्यूरेसी पे ध्यान देते हुए बनना चाहिए। दैट इज व्हाट आई विश टू से। क्योंकि अगर आपके अटेम्प्ट्स कम करवा दिए एंड मेजॉरिटी क्वेश्चन सही होना स्टार्ट हो गए, यानी कि नेगेटिव्स बच गए, वो भी आपके स्कोर को कंट्रीब्यूट करेगा, राइट? एंड प्लस मैंने आपको बताया, जिसने अभी लेटली अपना प्रिपरेशन बिगिन किया है, सो आइडियल स्कोर आप इसमें 11 to 13 भी मान सकते हैं, थोड़ा सा बैंडविड्थ जो है वो बढ़ जाएगा। एंड यहां पर आपका जो स्कोर है वो ये रहना चाहिए। नेक्स्ट, लीगल रीजनिंग। देखिए, लीगल रीजनिंग में प्राइम कंसर्न्स क्या होते हैं? फर्स्ट, यू आर नॉट एबल टू रीड। Again, reasons are pretty common. As we discussed for logical reasoning and English, vocabulary is an issue. So, legal terms plus vocabulary जो वो कॉपी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, that one copy should work for all the subjects. जीके के लिए जो आपके पास पैसेज आ रहा है उस पर भी वो वर्क करेगा, लीगल के लिए भी वर्क करेगा। लीगल के लिए आपको कुछ अलग से लीगल टर्म्स और पढ़ने पड़ेंगे, बट दैट कॉपी शुड आल्सो वर्क। लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए तो वो वर्क करेंगे ही करेंगे। इसके बाद व्हाट टू रीड। देखिए, इश्यूज विद रीडिंग, वोकैबुलरी एंड रिटेंशन, ये दो चीजें होती है। तो मैंने पिछले सेक्शन के लिए जो आपके साथ डिस्कस किया, एग्जैक्टली सेम विल अप्लाई फॉर दिस इशू एज वेल। नाउ व्हाट टू रीड। अब व्हाट टू रीड ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, बिकॉज आप देखें तो पिछले 3-4 सालों में लीगल सेक्शन का जो ओवरव्यू है वो इवॉल्व हो रहा है। जैसे हम लोग 21-22 की बात करें तो आपके पास स्टैटिक टॉपिक्स में से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। कौन सी हो गया, टॉर्ट्स हो गया, क्राइम हो गया, टॉर्ट्स हो गया। तो यहां से आपके पास क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे। बट पिछले 1-2 सालों की अगर बात करें, 23-24, तो वहां पे करंट लीगल नॉलेज के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं ना। करंट लीगल नॉलेज मतलब जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में चल रही हैं उनसे रिलेटेड आपके पास पैसेजेस आ रहे हैं, देन यू आर गिवन अ फैक्ट फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। सो क्या रीड करना है हमें? द आंसर इज प्रीटी सिंपल। 2024 की भी अगर हम लोग बात करें, करंट लीगल नॉलेज covered almost 75% of the questions. So current legal knowledge is one thing that you should focus on. ठीक है? अब करंट लीगल नॉलेज में कुछ भी हो सकता है। वहां पे स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि सर द आंसर्स दैट आई चूज आर जनरली रॉन्ग। तो ऐसा क्यों होता है? अगेन, आंसर यहीं पे लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बात करा आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के ऊपर कितनी सारी चीजें हुई। एक जजमेंट हुआ, फिर उसको ओवर रूल करके नया जजमेंट लेके आया गया, फिर उस जजमेंट को ओवर रूल करके फिर नया जजमेंट लेके आया गया। सो कोई भी टॉपिक होगा, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा लेकिन किसी को पसंद नहीं आया तो उसने उसके ऊपर अपील फाइल की, फिर एक नया जजमेंट आया, फिर एक नया जजमेंट आया, फिर एक नया जजमेंट आया। ये सारी चीजें करंट लीगल नॉलेज में ही तो कवर होती है। सो हो सकता है कि आपकी जो नॉलेज है दैट इज नॉट अपडेटेड, एंड प्रॉब्ली दैट्स द रीजन यू मार्क रॉन्ग आंसर्स। वन। सेकंड, होता क्या है कि स्टूडेंट्स जनरली कंसिडर जस्ट द फैक्ट्स टू आंसर क्वेश्चंस। तो फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिवन अ पैसेज इज फॉलोड बाय सम फैक्ट्स, एंड उन फैक्ट्स के बाद आता है आपके पास एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसा होता है? यस फॉलोड बाय एक्सप्लेनेशन, नो फॉलोड बाय एक्सप्लेनेशन, यस फॉलोड बाय एक्सप्लेनेशन, एंड नो फॉलोड बाय एक्सप्लेनेशन। ये रहता है। बट आप कभी ये सोच रहे हैं कि इसका आंसर यस होना चाहिए। सही बात है, यानी कि नो वाले दोनों गलत हैं। लेकिन यस वाला में कौन सा सही होगा आप जो चूज कर रहे हैं वो जनरली रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि इस आपने फैक्ट के बेसिस पे आंसर दे दिया, जबकि आपको पैसेज में जो नॉलेज थी वो अप्लाई करना था ऑन फैक्ट। सो आपने तो केवल फैक्ट के बेसिस पे आंसर कर दिया। यही रीजन होता है कि आपके जो क्वेश्चंस है वो गलत हो रहे हैं। सो सोचिएगा, इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा, क्या ये रीजन है गलत होने का? इन चीजों को थोड़ा सा करेक्ट करें, डिस्कस योर स्ट्रेटजी विथ योर मेंटोर्स। आई एम श्योर लीगल में आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली इंप्रूव करेगा, राइट? अगेन,
जनरल नॉलेज की बात करें, यहां पे इसके ये प्राइम कंसर्न्स हैं कि हमें क्या क्या रीड करना चाहिए। सोर्सेस टू रीड, हम अक्सर सोर्सेस के पीछे भागते रहते हैं, बट क्या वो सोर्सेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? आर दो सोर्सेस रियली इंपॉर्टेंट? देखिए, चाहे आप मैं बहुत प्रैक्टिकली आपको ये सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज। चाहे हम लोग जो चीज कवर करवा रहे हैं ऑन लीगल एज प्लेटफॉर्म, या फिर हम लोग किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, तो सोर्सेज पे जो इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इंफॉर्मेशन इज मोर और लेस सिमिलर। ठीक है, हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूट, जैसे हम लोग हमारी मंथली मैगजीन भी प्रिंट करते हैं क्लैड पोस्ट, ठीक है, तो हो सकता है कि एक एडिशनल आपको यहाँ पे एडवांटेज मिल जाए। तो सोर्सेज मोस्टली आर सिमिलर, तो जो टॉपिक यहाँ पे मिला वही टॉपिक आपको वहीं कहीं और भी मिलेगा, तो फिर यहाँ वाले प्लेटफॉर्म को छोड़ के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत क्या? राइट, मोर और लेस वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे कवर हो रही है। तो अल्टीमेटली जो भी आप सोर्स चूज करें, स्टिक टू दैट सोर्स, वहां पे जो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है आप एब्जॉर्ब करें। नहीं तो होगा क्या, सेम चीज को दो दो तीन तीन बार आप पढ़ लेंगे, आपका टाइम भी उसमें बहुत ज्यादा जा रहा है। सो दिस शुडंट हैपन। व्हाट इज रेलेवेंट फॉर द एग्जाम? अगेन, यहां पर भी मैं स्टैटिक वर्सेस करंट करंट नॉलेज इसके बीच में मैं रखूंगा। स्टैटिक कितना ही आता है यार, हार्डली 10 to 15% स्टैटिक आता है, एंड मोस्ट इंस्टीट्यूट्स फोकस ऑन स्टैटिक, क्योंकि इसका मटेरियल एक बार ही बनाना पड़ता है, मटेरियल बार बार बस वो कवर किया जा रहा है। हाउएवर, अगर हम लोग एलिट की बात करें, क्लैट की बात करें, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो करंट नॉलेज से 85%, 80 to 85% जो क्वेश्चंस हैं वो करंट नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। सो करंट नॉलेज से अगर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आपका फोकस भी यहाँ पे होना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर बैकलॉग को कैसे कवर करना है। अब बैकलॉग को कवर करने के लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर अभी चल रहा है फेब, मतलब फेब अभी खत्म हुआ, सो फेब की अगर मैं बात करूं तो पिछले 6-7 महीनों का बैकलॉग जो है वो बचा हुआ है, तो मैं कैसे करूं? सर क्या मैं अक्टूबर से बिगिन करूं, फिर नवंबर पे जाऊं, फिर दिसंबर में जाऊं, फिर जैन में जाऊं, और फिर पीछे का कोर्स कवर करूं? नहीं, फेब है ना, तो पहले जनवरी को फोकस करो। जनवरी कवर हो जाए तो फिर दिसंबर में जाओ, एंड दिसंबर कवर हो जाए तो फिर नवंबर में जाओ। इस तरीके से होना चाहिए। सो बैकलॉग आपको अगर कवर करना है तो गो इन यू नो इन द आई मीन लेटेस्ट टू यू नो पीछे वाले मंथ्स, इस ऑर्डर में अगर आप जाओगे तो वो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। हाउ मच टाइम शुड आई डिवोट? देखिए, देर आर मल्टीपल थिंग्स। ब्रॉडर ब्रॉडली अगर मैं डिस्कस करूं तो द हिंदू इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप एनालिसिस के थ्रू भी देख सकते हैं। सो आइडियली आपका द हिंदू एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्लस एक मैगजीन, कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन ले लो, एंड प्लस आपका खुद का रीडिंग, योर सेल्फ रीडिंग, आइडियली अराउंड 2-2.5 आवर्स का अगर आपका ओवरऑल दिन का प्रोग्राम है, सो दैट्स मोर देन इनफ। एंड कंसिस्टेंटली, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आज भी बनेंगे तो 10 दिन बाद भी बनेंगे, तो उसके अगले हफ्ते भी बनेंगे, तो उसके अगले महीने भी बनेंगे। सो करंट अफेयर्स जो है वो आपके साथ टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। सो बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अगेन, कितने क्वेश्चंस? देखो, someone who is preparing for 5+ months, तो target should be around 16 to 18. Someone who has just joined, तो टारगेट शुड बी अराउंड 11+, 11 to 12 अगर आपका स्कोर आ रहा है, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। कितने टॉपिक्स आप अभी एक महीने में कवर कर सकते हो? ज्यादा टॉपिक्स नहीं कवर होंगे, सो आपका स्कोर भी कम रहेगा थोड़ा सा, बट इवेंचुअली वी ऑल हैव टू टारगेट 20+। सो यहां तक जाना है, फिर चाहे वो ये वाला बच्चा हो या फिर ये वाला बच्चा हो। नेक्स्ट, क्यूटी, शॉर्ट में समझा देता हूं, इसके बिना आप अच्छे कॉलेज को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपका स्कोर ही नहीं आएगा। क्योंकि आप सोचे कि जो भी मेरा स्कोर 12 नंबर है वो मैं दूसरे सब्जेक्ट्स में कवर कर लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है यार। क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही स्कोर कर सकते हो। सो यहाँ पर भी आपको स्कोर करना जरूरी है।
without attempting this section, so the answer is a straight no कि ओवरऑल स्कोर इस सेक्शन के कंट्रीब्यूशन के बिना अच्छा नहीं हो सकता. आई टेक टू मच टाइम सॉल्विंग क्वेश्चंस. रीजन, आपको मैथ्स पसंद ही नहीं है. सही बात है, मैथ्स पसंद नहीं है तो हम मैथ्स को लाइक करना स्टार्ट कर सकते हैं. इट विल टेक सम टाइम. सो अल्टीमेटली आपके पास मैक्सिमम 15 मिनट्स है. ठीक है, सॉरी 15 के प्लस नहीं करेंगे, 15 मिनट्स है. जितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं स्टार्ट तो करो उसको सॉल्व करना. देयर आर सम टॉपिक्स जिनके बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है. कौन कौन सी? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट. क्योंकि यही सारे टॉपिक्स तो मिलके आपके सामने क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं. सो इन टॉपिक्स के ऊपर तो कमांड आपको लेके आना ही पड़ेगा. हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो, बट थोड़ा सा अपने मेंटोर के साथ बैठिए, डिस्कस करिए कि कौन कौन सी ट्रिक्स को कंसिस्टेंसी के साथ ये टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे. आई नो स्टूडेंट्स जो अभी 12 में से 12 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड उनका स्कोर जो है वो काफी अच्छा रहता है. सो अल्टीमेटली आपका भी जो टारगेट है वो यही होना चाहिए. एंड जो मैंने आपको बताया कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यू कैन बिगिन विद दीज टॉपिक्स. हाउ मेनी मार्क्स डू आई नीड ऑन दिस सेक्शन? देखिए, ऑन द डे ऑफ एग्जाम a score of 8 to 9 or in excess of 8 to 9 will be good. अगर मैं बात करूं अभी के लिए, so if you are comfortable with maths, आपका स्कोर ये रहना चाहिए. if not, तो आपका स्कोर एटलीस्ट 3 to 4 का कंट्रीब्यूशन मैथ्स से आना चाहिए. दिस शोज दैट यू आर कंसिस्टेंटली मूविंग टुवर्ड्स योर गोल. मैथ्स को आप छोड़ नहीं सकते. सो इफ आई सम अप, expectations should be according to your situation. मैंने आपको बताया, you don't have to have herd mentality. Plan should be individual, right? तो हो सकता है कि आप अभी 40 स्कोर कर रहे हो ओवरऑल ऑन द मॉक. एक्सपेक्टेशंस एंड विद प्रॉपर स्ट्रेटजी इस स्कोर को आप 50 कर सकते हो. somebody who's already at 50 or 60 with proper design, वो स्कोर अपना 70 तक लेके जा सकते हैं. सो इट डजंट मैटर आपका स्कोर जो है 2 या 3 मार्क्स से ही बढ़ रहा है, इंप्रूवमेंट तो हो रहा है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो एक्सपेक्टेशंस, कंसिस्टेंसी. देखो, आज इंप्रूव नहीं हो रहा, कल इंप्रूव नहीं हो रहा, उसके अगले दिन इंप्रूव नहीं हो रहा, लेकिन फोर्थ डे आपको इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई देगा, प्रोवाइडेड यू आर डिटरमाइंड एंड यू शो कंसिस्टेंसी. सो ये जो जो चीजें मैंने आपके साथ आज डिस्कस की है, आप इनको एक बार अप्लाई करें. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स यू फेस. अगर हुआ तो मैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हमारे इन प्रॉब्लम्स को हमें ओवरकम करना है. आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही. थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम. यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे. थैंक यू.